देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संघीय संघात्मक व्यवस्था, और मैंने आपको बताया 3 प्रकार से। मैंने आपको बताया था, नंबर 1 बताई थी मैंने संघीय व्यवस्था, इसी के अंतर्गत। नंबर 2 मैंने बताई थी आपको परिसंघीय व्यवस्था, और नंबर 3 बताई थी मैंने आपको इसी के अंतर्गत महासंघीय व्यवस्था। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं संघीय व्यवस्था की, तो अगर हम भारत का एग्जांपल लेते हैं इसमें, तो यह केंद्र है, केंद्र को हम टॉप पोजीशन पर लिखेंगे। यह केंद्र है और यह इसकी इकाइयां हैं, यानी यह राज्य है। यहां भी यह केंद्र है, यह राज्य है, और यहां पर क्या है, ये भी इसकी इकाइयां हैं। और यहां पर भी हम देखेंगे तीसरा स्ट्रक्चर, यह केंद्र है और ये इसकी इकाइयां हैं, यानी राज्य हैं। अब यहीं से चीजें समझनी है दोस्तों। संघीय व्यवस्था में हमेशा मैं आपको बताऊं, भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट होगा। आप इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि यूनियन का मतलब तो समूह होता है। वास्तव में जब मैं आर्टिकल 1 और 2 और 3 बताऊंगा आपको, वहां पर इसकी मैं विस्तृत चर्चा मैं इसकी करूंगा वहां पर, क्योंकि हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है हमारी, वो संघात्मक व्यवस्था हमने भले ही कैनेडियन मॉडल से ली हो, लेकिन उसे हमने जो अपनाया है वो अपने अकॉर्डिंग अपनाया है। वो इसी प्रकार से जैसे कनाडा में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, वो वास्तव में उस तरीके से हमने नहीं अपनाया गया है। लेकिन अगर आपके सामने सवाल आए कि संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई है, तो आपका आंसर होगा कनाडा से। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा था कि x बराबर y के होगा, x एंड y 2 लोग हैं, और x को ज्यादा मिले या फिर y को कम मिले, या y को ज्यादा मिले x को कम मिले। यह कंडीशन हमने देखी थी। यह कंडीशन हम देख के आए थे। यह है केंद्र और यह है स्टेट सेंटर। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, यदि सेंटर को ज्यादा पावर हो, किससे? स्टेट से, तो यहां वहां पर क्या व्यवस्था होती है? परिसंघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। यदि सेंटर व स्टेट के बीच बराबर शक्ति हो, यानी शक्तियों का बंटवारा बराबर हो, तो वहां पर कौन सी व्यवस्था होती है? परिसंघीय व्यवस्था। और यदि स्टेट को सेंटर से ज्यादा पावर हो, तो वहां पर कौन सी व्यवस्था होती है? महासंघीय व्यवस्था। ये आपको याद रखना है हमेशा। मैंने कहा कि यदि केंद्र को ज्यादा शक्ति हो स्टेट से, तो वहां पर संघीय व्यवस्था, और किसके अंतर्गत आते हैं? संघात्मक व्यवस्था के। क्योंकि संघात्मक व्यवस्था को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। नंबर 1 संघीय व्यवस्था, दूसरी परिसंघीय व्यवस्था, और तीसरी महासंघीय। फेडरेशन, संघीय, परिसंघीय और महासंघीय। यहां पर हमने देखा केंद्र को ज्यादा शक्ति है,
स्टेट को और केंद्र को बराबर शक्ति है, और स्टेट को यहां पर ज्यादा शक्ति है, केंद्र को कम शक्ति है। और हमारा जो फॉर्मूला था, हमारा जो ये नियम था, आप देख रहे होंगे, इसको ये बिल्कुल पूरी तरीके से सटीक तौर पर फुलफिल करता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं कि यहां पर केंद्र एंड स्टेट के बीच लीगल एग्रीमेंट नहीं होता। लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, यानी केंद्र व राज्य के बीच वैधानिक समझौता नहीं होता। इस कारण क्या होता है कि राज्यों की जो भावना होती है केंद्र के प्रति, वो निष्ठा की अवधारणा होती है। यानी यहां पर क्या रहते हैं, इससे जुड़ा हुआ इनका जो होता है निष्ठा की अवधारणा पर, निष्ठा की अवधारणा पर ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से। लेकिन दोस्तों आप अगर परिसंघीय में देखेंगे तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, यहां पर सेंटर एंड स्टेट के बीच क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। लीगल एग्रीमेंट होता है। आपको, मुझे पता है कि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन आपको बिल्कुल जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आप उसी तरीके से समझें। मैंने कहा कि केंद्र व राज्यों के बीच लीगल एग्रीमेंट वैधानिक समझौता नहीं होता। अब आपके मन में एक सवाल कौंध रहा होगा कि लीगल एग्रीमेंट होता क्या है। वास्तव में आप इसे बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचें कि जैसे भारत है, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, भारत है और भारत के राज्य हैं, चाहे फिर केंद्र सरकार है एक साइड और एक साइड राज्य सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड राज्य सरकार से अलग चला जाए, केंद्र सरकार से अलग चला जाए, सॉरी, या फिर एमपी स्टेट अलग हो जाए केंद्र से। जुड़े वो किसकी अवधारणा पर है, निष्ठा की, यानी लीगल एग्रीमेंट नहीं है। जाने को जा सकते हैं लेकिन नहीं जा सकते, क्योंकि आपने देखा कि केंद्र को क्या बनाया गया है, ज्यादा पावरफुल बनाया गया है स्टेट से। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संघात्मक प्रवृत्ति है वो एक विशेष प्रकार की संघात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। आगे जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो वहां पर यह बात आपको अच्छे से समझ आएगी। परिसंघीय व्यवस्था में मैं आपको बताऊं, यहां पर केंद्र व राज्यों के बीच, यानी स्टेट व केंद्र के बीच क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, वैधानिक समझौता होता है। यह आपको बात याद रखनी है कि केंद्र और उसकी इकाई कौन है, राज्य, इनके बीच क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। महासंघीय व्यवस्था, महासंघीय व्यवस्था में मैं आपको बताऊं कि स्टेट व सेंटर के बीच लीगल एग्रीमेंट नहीं होता, वैधानिक समझौता नहीं होता, और यह स्टेट क्या हो सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि स्टेट को कहीं ना कहीं सेंटर से ज्यादा पावर दी गई है। आप यूएसए में आपने कभी विखंडन नहीं देखा होगा, और भारत में भी आपने विखंडन नहीं देखा होगा, नंबर एक बात। लेकिन महासंघीय व्यवस्था को मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अभी आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि वास्तव में महासंघीय व्यवस्था के एग्जाम्पल क्या है, क्योंकि हमने परिसंघीय में किसे देखा, यूएसए को देख लिया, संघीय व्यवस्था में हमने इंडिया को देख लिया, और महासंघीय व्यवस्था में हम किसे देखें, तो महासंघीय व्यवस्था में हम दोस्तों देखते हैं, आपने ईयू, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा, और दूसरा यूएसएसआर, यूएसएसआर। मैं आपको बताऊं, और आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो, लेकिन जो नए बच्चे हैं खासकर समझें कि यूएसएसआर का जो विखंडन है वो 1990 में हुआ, यानी इससे टूटकर 14 फिर 19 देश क्या हो गए, अलग हो गए इस कन्फेडरेशन से। ये 14-19 देश किसके साथ जुड़े थे, यानी यहां पर केंद्र में क्या था, यूएसएसआर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये क्या थे, लगभग 14-19 देश थे, तो वो क्या हुए, इससे अलग हो गए, यानी उन्होंने एक अपना अलग स्टेट बना लिया। कोल्ड वॉर इरा यानी शीत युद्ध, आप समझते हैं ना, कि जिन्हें नहीं पता होगा,
और यूएसए और रूस के बीच लगभग शीत युद्ध चला 45 साल तक। और जब 1990 में रूस का विभाजन हुआ, रूस का विखंडन हुआ, तो इसे ही हम कहते हैं वो महासंघीय व्यवस्था थी। और उस महासंघीय व्यवस्था से जो देश अलग हुए वो क्या हुए, यहां पर आपने देखा कि सेंटर को ज्यादा पावर थी, इस वजह से क्या हो गए, वो महासंघ को तोड़कर अलग हो गए। ये तो था इसका पास्ट का एग्जाम्पल। आप इसका वर्तमान का एग्जाम्पल भी समझेंगे। ईयू, आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, एक वर्ड सुनते हैं आप, ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो ईयू है, ईयू में लगभग 27 देश हैं। और इन 27 देश के एक हिस्सा ब्रिटेन भी था। लेकिन वर्तमान में क्या किया, ब्रिटेन इस ईयू से बाहर चला गया। और यानी ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन एग्जिट, तो इसे ही कहा गया ब्रेक्सिट। तो आप देख सकते हैं इसके दो एग्जांपल। आप, मैंने आपको बताया कि स्टेट अलग हो सकते हैं, हालांकि निष्ठा की अवधारणा पर जुड़े होते हैं। तो आपने पास्ट में देखा 1990 में यूएसएसआर का विखंडन हुआ, आपने वर्तमान में देखा ईयू से ब्रिटेन बाहर चला गया, ब्रेक्सिट, जिसे हमने नाम दिया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला तुलनात्मक अध्ययन आप क्या करेंगे कि इंडिया में या भारत में, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, संघीय व्यवस्था पाई जाती है। तो पाई जाती है यानी सेंटर क्या है, स्टेट से ज्यादा पावरफुल है। और यहां पर आप अगर यूएसए देखें तो यूएसए में आप देखेंगे कि परिसंघीय व्यवस्था पाई जाती है। यानी स्टेट व सेंटर के बीच कहीं ना कहीं बराबर की शक्ति का विभाजन होता है। दोस्तों दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों देशों में लिखित संविधान पाया जाता है। लिखित संविधान पाया जाता है, यहां भी लिखित, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। और मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं, जहां पर भी लिखित संविधान पाया जाएगा उस देश में क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी। संविधान की सर्वोच्चता होगी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी हम कह सकते हैं न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी। सेम एज इट इज, यहां पर भी आप यही लिखेंगे कि संविधान की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी। आप नोट डाउन करें, फिर आगे चलिए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, सरकार का स्वरूप। स्वरूप, तो यहां पर आप लिखेंगे इंडिया में संसदात्मक सरकार है, और यूएसए में अध्यक्षात्मक सरकार है।
अध्यक्षात्मक सरकार है। मार्कर देखो दोस्तों, इसे भी आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जहां पर संसदात्मक सरकार होती है वहां पर आप ध्यान रखना कि सरकार का व संविधान या मैं कहूं देश के संवैधानिक प्रमुख अलग होते हैं। और जो अध्यक्षात्मक सरकार होती है वहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि सरकार का व संविधान का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसे और डिटेल में अगर हम समझे तो दोस्तों आप अगर भारत में देखेंगे तो एक जहां पर संसदात्मक सरकार होगी वहां पर एक नाम मात्र का प्रमुख होगा और एक वास्तविक प्रमुख होगा। लेकिन यहां पर ऐसी संकल्पना नहीं होती। जो वास्तविक प्रमुख होगा वही नाम मात्र का प्रमुख होगा और जो नाम मात्र का प्रमुख होगा वही वास्तविक प्रमुख होगा। यह बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं नेक्स्ट चर्चा करूं तो भारत की स्थिति अगर हम देखें, सरकार का प्रमुख हमारे यहां पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, और देश का या संविधान का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। लेकिन यहां पर आप देखें तो सरकार का भी प्रमुख अगर ए है तो देश का भी प्रमुख क्या होगा? भी ए ही होगा। लेकिन यहां पर आप देखें यदि सरकार का प्रमुख ए है तो देश का या संविधान का प्रमुख कौन होगा? बी होगा। अलग अलग व्यक्ति होते हैं और यहां पर एक ही व्यक्ति होते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। आप नोट डाउन करें। चलिए देखिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट हम लिखते हैं संविधान की कठोरता। इसमें हम जानेंगे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों, ध्यान रखना उसमें 90 वर्ड अनम्य दोनों प्रावधान है। लेकिन अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहां पर टोटल अनम्य प्रावधान है। अनम्य प्रावधान, यह बात आपको ध्यान रखनी है। 90 आप 90 को फ्लेक्सिबल और अनम्य को रिजिड, और यहां टोटल क्या है? रिजिड प्रोविजन है। रिजिड प्रोविजन है। इसे आप समझें ऐसे, मैंने आपको बताया था कि संविधान हमेशा चलायमान होना चाहिए।
तो यहां पर भी रिजिड प्रोविजन है। हालांकि यहां पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, तो संविधान की जो प्रोविजन है उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, बल्कि न्यायपालिका समय समय पर उसमें क्या करती रहती है, ऐड करती रहती है जो प्रोविजन उसे अच्छे लगते हैं, जिनसे मानव का कल्याण सुनिश्चित हो सकता है, जिनसे राज्य को लोक कल्याणकारी नीतियों का सर्जन करने के लिए तथा उस मार्ग पर चलने के लिए जो चीजें उसे अच्छी लगती हैं, जो चीजें उसे जरूरी लगती हैं, उन्हें क्या है यहां पर ऐड कर देते हैं। लेकिन भारत में मैं आपको बताऊं, भारत का जो संविधान है कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो फ्लेक्सिबल हैं और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो रिजिड हैं या फिर कठोर हैं। इसके पीछे कारण यह था कि हमारे संविधान सभा के जो सदस्यों ने जो संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने इस बात को अच्छे से परखा था कि भारत में कहीं ना कहीं वह विविधताएं काफी स्तर पर मौजूद हैं, तो वो ये चाहते थे कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि संविधान को एकदम से चेंज कर दिया जाए, या फिर अगर आने वाले समय में हमारी सरकारों को, हमारी संसद को ये जरूरत आन पड़ी कि वो कुछ बदलाव करे, तो फिर उससे क्या हो सकता है कि वो चेंज कर सके। तो ये फ्लेक्सिबल था और रिजिड के लिए उन्हें चेंज ना कर सके, कहीं ना कहीं सरकार की निरंकुशवाद प्रवृत्ति को रोक लगाने के लिए रिजिड प्रोविजन भी किए गए थे। जब मैं आपको बहुमत के आधार बताऊंगा, इसकी चर्चा मैं वहां पर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब हम लास्ट पढ़ते हैं कि पांचवा अंतर क्या है। पांचवा प्रोविजन हम पढ़ेंगे फेडरल मोड ऑफ यूएसए और फेडरल मोड ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपको जो मैंने शुरू का प्रोविजन बताया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वास्तव में यहां पर वहां पर हमने राज्य व्यवस्था की प्रकृति पढ़ी कि वहां पर कौन सी संघात्मक प्रवृत्ति है और हमारे यहां कौन सी संघात्मक प्रवृत्ति है। तो हमने देखा हमारे यहां संघीय व्यवस्था है और यूएसए में परिसंघीय व्यवस्था है। तो फेडरल, अब हम पढ़ेंगे परिसंघीय व्यवस्था किस प्रकार की है, और हम इंडिया में पढ़ेंगे कि ये जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है, संघीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है। इसे पॉइंट आप लिखेंगे, फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। फेडरल मोड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया और यहां यूएसए। ये आपको समझना है। मैंने आपको बताया कि संघीय व्यवस्था 3 प्रकार की थी। नंबर 1 संघीय, नंबर 2 परिसंघीय और नंबर 3 महासंघीय। और अब हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, परिसंघीय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। इसे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम सिर्फ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन यूएसए एंड इंडिया के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं।
तो ये बात आप समझेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यूएसए की और एक साइड लिखता हूं मैं इंडिया। एक बार फिर समझे आप, मैंने कहा कि हमने शुरू में पढ़ा संघात्मक व्यवस्था को हमने 3 भागों में पढ़ा, एक संघीय, एक परिसंघीय, एक महासंघीय। अब हम पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्वरूप, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है इंडिया में, और उसी संघात्मक व्यवस्था यदि यूएसए में वो परिसंघीय है तो वहां पर उसका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। चलिए देखो दोस्तों, यहां लिखते हैं हम इंडिया यानी भारत, यहां लिखते हैं हम यूएसए यानी अमेरिका। मैं आपको बताऊं कि भारत में जो फेडरेशन पॉलिटिकल सिस्टम है वो बाइकेमरल है, द्विसदनीय है। द्विसदनीय है। और यूएसए में भी आप देखेंगे कि जो फेडरल पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो द्विसदनीय है। द्विसदनीय है। यहां पर यहां की जो विधायिका है उसे कांग्रेस कहा जाता है, और इसके 2 हिस्से होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरे को कहा जाता है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे यहां की विधायिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? संसद। हालांकि मैं आपको बताऊं संसद में 3 लोग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन अभी हम यहां पर ये नहीं समझेंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि हमारी विधायिका को संसद कहा जाता है, और जो संसद होती है हमारे यहां निचले सदन को बोलते हैं लोकसभा, और ऊपरी सदन को हम बोलते हैं राज्यसभा यानी राज्य परिषद। राज्यसभा। देखो दोस्तों, आपको ये बात अच्छे से समझनी होगी। जैसे हमारे यहां लोकसभा है, लोकसभा हमारे यहां लोगों की प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। बिल्कुल हूबहू जैसे यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरीके से जो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये लोगों की प्रतिनिधि सभा है। लोगों की प्रतिनिधि सभा। और जो सीनेट है ये क्या है? राज्यों की प्रतिनिधि सभा। आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझे कि हमारी लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है और राज्यसभा में हमेशा राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। यानी ये राज्यों की जो हमारे केंद्र की जो इकाइयां हैं इनका जो प्रतिनिधित्व करती है वो राज्यसभा करती है,
और जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो आम सभा होती है, जो लोकप्रिय सभा होती है, वो लोकसभा होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए में लोगों की प्रतिनिधि सभा है और सीनेट राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। ये बात भी आपको याद रखनी है। और मैंने आपको बताया फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया बाइकैमरल है, द्विसदनीय है, जिसे हम क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका में हम भारत की विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और संसद के वैसे 3 कंपोनेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और वैसे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों मैंने राष्ट्रपति ऐड नहीं किया इसमें, इसे हम जानेंगे आगे। लेकिन यहां पर भी द्विसदनीय है और इसे क्या कहते हैं, विधायिका। यहां की विधायकों को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। और कांग्रेस के 2 पार्ट हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सीनेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात। और एक लास्ट पॉइंट इसमें हम लिखेंगे, हाँ, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए, मैंने आपको बताया था न्यायिक सर्वोच्चता भारत में भी है और न्यायिक सर्वोच्चता यूएसए में भी है। तो इसके आधार पर न्यायिक समीक्षा कहां पर है, भारत में भी है। किस आर्टिकल, आर्टिकल 13(2). और यहां पर बस आपको जानना है कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू यूएसए में भी मौजूद है। और वास्तव में मैं आपको बताऊं, यूएसए में जो न्यायिक समीक्षा आई थी वो 1803 में आई थी और हमने न्यायिक समीक्षा को यूएसए से ही ग्रहण किया है। यूएसए के आधार पर ही हमारे यहां न्यायिक समीक्षा को लाया गया है, जुडिशियल रिव्यू को लाया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बार सवाल पूछा गया है कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू, हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा कहां से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। न्यायिक समीक्षा को मैं जब आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको, और जब मैं आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको न्यायिक समीक्षा का जरूर जिक्र करूंगा और वहां पर आप इसे समझेंगे। लेकिन वर्तमान में अभी के समय आप सिर्फ ये समझे कि न्यायिक समीक्षा भारत में भी मौजूद है, क्योंकि न्यायिक सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट भारत में लागू होता है और न्यायिक सर्वोच्चता यूएसए में भी है। तो न्यायिक समीक्षा 1803 में मारबरी बनाम मेडिसिन केस के थ्रू से, हवाले से वहां की न्यायपालिका के द्वारा इसे समाहित किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा और जो भारत और यूएसए के संविधान में मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी जो आपको बताने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई चीज समझ न आए तो मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप कमेंट में अपनी दुविधा, अपनी समस्या को एक्सप्रेस वहां पर आप उसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।